राम राम जी सारा ने। दोस्तों आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई मेरी किडनी बीपी के कारण ख़राब हुई थी या फिर किडनी ख़राब होने के कारण मेरा बीपी बढ़ा था। इसके बारे में ना जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा भाई। देखिए दोस्तों, जो भी लोग मेरे को पूछते हैं ना भाई मेरी किडनी कैसे ख़राब हुई, तो मैं अक्सर उनको यही बोलता हूँ कि भाई मेरी किडनी बीपी के कारण ख़राब हुई थी। लेकिन सच्चाई कुछ और है। वो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि भाई मेरी किडनी ख़राब कैसे हुई और मेरा बीपी इंक्रीज कब रहना शुरू हुआ था। किडनी के कारण मेरा बीपी इंक्रीज हुआ था या फिर बीपी के कारण मेरी किडनी ख़राब हुई थी। ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग सवाल हैं। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी किडनी खराब होने के कारण बीपी इंक्रीज रहना शुरू हो जाता है, और बहुत से पेशेंट ऐसे भी हैं भाई जिनकी किडनी ही बीपी के कारण खराब होती है। तो दोस्तों इन दोनों में ना बहुत अंतर है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई मेरा जो बीपी इंक्रीज होता था वो किस कारण से होता था। किडनी के कारण मेरा बीपी इंक्रीज होता था या फिर मेरे बीपी के कारण मेरी किडनी खराब हुई थी। तो भाई वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और जो भी चैनल के ऊपर नए लोग आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को ना सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जब मेरे को ये मालूम हुआ ना कि मेरी किडनी ख़राब हो गई है, उस टाइम पर जैसे किडनी ख़राब होने की डॉक्टर 5 स्टेज बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव फिफ्थ। और डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि भाई पहली दूसरी और तीसरी स्टेज तक हमें पता ही नहीं लगता कि भाई हमारी किडनियों के अंदर कुछ गलत चल रहा है। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मेरा जो क्रिएटिनाइन है ना 3.86 हो गया था। उस टाइम पर मेरे को मालूम हुआ था कि मेरी किडनियों के अंदर कोई दिक्कत है। और मालूम कैसे हुआ था, जैसे मैं सुबह खाना खाता था तो खाना खाने के बाद में क्या होता था कि सुबह 8 सवा 8 8:30 बजे के आसपास मैं मेरा नाश्ता करता था। तो नाश्ता करने के ना करीबन 15-20 मिनट बाद मेरे को ना हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती थी भाई। मेरा सर दर्द करना शुरू कर देता था। तो मैं ये सोचता था कि भाई जैसे मेरा काम है ना थोड़ा बारीक काम है, जैसे कि भाई मैंने आपको पहले भी बताया होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है ना तो उन लोगों को मैं अभी बता देता हूँ भाई। मेरा ना कंप्यूटर हार्डवेयर का काम है, और ट्रांसप्लांट से पहले जैसे मदरबोर्ड रिपेयर करना होता है, सप्लाई डेस्कटॉप की सप्लाई है वो रिपेयर करने का काम मैं करता था। तो थोड़ा सा बारीक पुर्जों का काम है तो मैं उस पर ध्यान लगा करके मतलब रिपेयरिंग का काम करता था। तो मेरे को ये होता था कि भाई मेरा जो हेडेक की प्रॉब्लम है ना वो मेरे काम से रिलेटेड है। जैसे कोई काम करते हैं तो उसके ऊपर नज़र लगा करके रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से ना आंखों के अंदर कोई समस्या आ गई, जिसकी वजह से ना मेरे को हेडेक की प्रॉब्लम है। मेरा ना सर यहाँ से दुखता था, ठीक है। तो मैं ये सोचता था कि भाई हमारी देसी भाषा में हरियाणा में जैसे हम नॉर्मली जो बोलचाल की भाषा है ना उसके हिसाब से हम बोल देते हैं कि भाई कनपटों में दर्द है, तो भाई आंखों के पीछे से दुख रहा है। तो मेरे को तो यही था कि भाई आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, नज़र की शायद कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि हेडेक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं यही सोचता था कि भाई आंखों में नज़र की कोई समस्या हो गई है, शायद 1-2 नंबर का चश्मा लगेगा, उसके बाद जो मेरी हेडेक की प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। मैं डॉक्टर के पास गया, हमारे शहर में ही सांवला नर्सिंग होम है आँखों का। तो मैंने ना वहाँ पर अपनी आँखें चेक करवाई, तो आँखों के अंदर कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी जिसकी वजह से ना मेरे को हेडेक की समस्या हो। लेकिन फिर भी ना डॉक्टर ने मेरे को बोला कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है ना कि भाई नज़र की वजह से आपको काम करने में समस्या होती है और उसी की वजह से आपके सर में दर्द रहता है, तो उन्होंने ना एक चश्मा बना करके दिया था कि भाई आप जब भी काम करो ना तो इस चश्मे को पहन लेना, इससे आपके मतलब नज़र पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत ये लगता है कि भाई नज़र की वजह से सिर में दर्द रहता है तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो मैंने चश्मा भी बनवा ली, पॉइंटों में थी, माइनस पॉइंटों में थी वो, कोई उसका ज़्यादा असर भी नहीं हुआ। मैंने 1 महीने तक उसके साथ काम भी किया, लेकिन ऐसी कोई मेरे को आँखों से रिलेटेड समस्या थी नहीं।
तो जो समस्या थी जिसकी वजह से मेरा मतलब सर दर्द करता था, तो वो तो एज इट इज़ चल ही रही थी। उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं था। मेरे को मालूम ही नहीं था कि पहले कि भाई हमारी किडनियाँ कहाँ है, कैसे लोकेटेड है, उनके अंदर अगर समस्या आ जाएगी तो उसकी वजह से भी मेरे को दिक्कत हो सकती है। उसका तो पता ही नहीं था। तो ऐसे करके ना 2-3 महीने मेरे निकल गए। तो दोस्तों मेरे को ना सर दर्द की जो समस्या थी वो नाश्ते के बाद, लंच के बाद और डिनर के बाद होती ही थी। और मेरा दिमाग इतना काम नहीं कर रहा था और ना ही घर वालों का भी कोई मतलब इतना दिमाग काम किया कि भाई खाना खाने के तुरंत बाद इसका जो सर दर्द होता है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। कारण ये था कि भाई जैसे खाने के अंदर नमक होता है, नमक बॉडी के अंदर जैसे भी जाता ना तो मेरा ना जो बीपी है वो हाई हो जाता और उसकी वजह से ना मेरा मतलब हेडेक की प्रॉब्लम होती थी। उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मैं और उस टाइम पर मैंने ना जिम ज्वाइन भी की हुई थी, तो उसकी तरफ मेरे कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरा बीपी भी इंक्रीज हो सकता है। मैंने तो इसका एक नॉर्मल सा समाधान निकाल लिया। जब भी मेरे को ना सर दर्द की प्रॉब्लम होती ना तो मैं एक पैरासीटामोल की टैबलेट निकालता और अपनी ले लेता और उसके 5 से 7 मिनट बाद ना मेरे को जो सर दर्द की समस्या जो थी उससे ना राहत मिल जाती भाई। मैंने तो ये समाधान निकाल लिया था। लेकिन भाई सर दर्द में तो मेरे को आराम मिल जाता, लेकिन जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि मैं ज़्यादा पेन किलर नहीं खाने चाहिए। एक तो मेरी ऑलरेडी किडनियों के अंदर समस्या चल रही थी, ऊपर से मैं पैरासीटामोल भी लेना मैंने शुरू कर दिया, तो मेरा जो किडनी के अंदर डैमेज था ना वो डबल हो गया भाई। अब पता लगता है कि भाई मेरे को ना पैरासीटामोल नहीं खानी चाहिए थी। अगर मैं नहीं खाता तो शायद 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 कुछ समाधान मेडिसिन से मेरी किडनियों के अंदर हो सकता था, लेकिन नहीं होने वाला था। ये तो मैं मेरा मन अभी कई बार अंदर से मन करता है कि भाई मेरे को ना पैरासीटामोल नहीं खानी चाहिए थी। तो दोस्तों एक दिन सुबह सुबह की बात है, जैसे मैं नाश्ता करके घर से अपना शॉप पहुंचा, तो उस दिन ना इतना ज़बरदस्त मेरे को हेडेक हुआ, इतना ज़बरदस्त सर दर्द हुआ कि मेरे को ना सहन ही नहीं हुआ भाई। मैंने पैरासीटामोल भी ले ली, कॉम्बीफ्लेम के नाम से आती है। वैसे ये मेडिसिन ना बहुत ही खतरनाक मेडिसिन है भाई। कॉम्बीफ्लेम के नाम से जो मेडिसिन आती है ना, ये बहुत ही खतरनाक मेडिसिन है। बहुत से कंट्रियों के अंदर तो ये बैन है, हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सी जगह बैन है, लेकिन मेरे एरिया के अंदर अभी भी चल रही है भाई। और इसका जिक्र ना मैंने डॉक्टर के पास किया था, तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला था कि भाई, मैं उस टाइम जयपुर था, जयपुर में एक किडनी के डॉक्टर थे। उसको मैंने बताया था कि भाई मेरे को कभी भी सर दर्द होता ना तो मैं कॉम्बीफ्लेम नाम की जो मेडिसिन है वो लेता था। तो उस टाइम उस डॉक्टर ने बताया था कि बहुत ही खतरनाक मेडिसिन है हमारी किडनियों के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है ना, कभी बुखार हुआ या फिर सर दर्द है या फिर कोल्ड इन्फेक्शन है और आपको लगता है कि भाई पेन किलर मेरे को लेना है, तो उस टाइम पर क्रोसिन या फिर डोलो है ना, इनमें से आप चूज़ करें। कॉम्बीफ्लेम कभी भी नहीं लेनी चाहिए भाई। तो दोस्तों मैंने ना कॉम्बीफ्लेम उस दिन ले भी ली थी, लेकिन फिर भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ भाई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को हो गई, आंखें भी नहीं खुल रही थी, इतना सर दर्द था मेरे को। तो मैं पास में मेरे ना एक क्लिनिक है, लक्ष्मी क्लिनिक के नाम से, मैं उसके ऊपर गया। वहाँ पर जाते ही डॉक्टर ने मेरा जो है बीपी चेक किया। बीपी चेक करने के तुरंत बाद ना उसने मेरे को कुछ भी नहीं बताया और भाई उसने ना 4 मेडिसिन निकाल के पत्ते से वो मेरे को दी थी भाई। अलग अलग पत्तों से ना 4 मेडिसिन निकाली, अलग अलग तरह की थी। और वो मेडिसिन मेरे को बोला कि अभी इसी टाइम में आप ये मेडिसिन ले लो भाई। मैंने ना वो मेडिसिन ले ली। मेडिसिन लेने के बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बीपी आपका बढ़ा हुआ है, आप जाके अभी थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद मतलब सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहाँ से आ गया मेडिसिन लेकर के। और आते ही जैसे भाई हम दोनों भाई एक ही शॉप पे काम करते हैं, तो मैंने मेरे भाई को बोला कि भाई ऐसे ऐसे ना मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। तो भाई ने कहा कि कितना है। मैंने अपनी मर्ज़ी से ही, मैंने डॉक्टर से भी नहीं पूछा कि भाई कितना बीपी है मेरा, और ना ही मेरे को तो देखना आता ही नहीं था। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि 250 है। 250 का नाम लेते ही ना भाई साहब के तो होश ही उड़ गए। 250 बीपी थोड़ी ना होता है। तो उसी टाइम में भाई साहब ने ना घर पे फ़ोन किया मेरे पापा के पास। बोले कि ऐसे ऐसे मंजीत का ना बीपी 250 आ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्या करना है। तो बहू जी भी डर गए कि 250 बीपी। जैसे कि मेरे पापा जो हैं
मलेरिया विभाग में एचआई थे उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि अब ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारा सीएचसी है वहाँ पर आ जाओ, और मैं भी आ रहा हूँ वहीं पे। तो हम दोनों भाई वहीं पे सीएचसी हॉस्पिटल चले गए, और वहाँ पर जाने के बाद में मेरे पापा भी आ गए वहीं पे। और उसके बाद में डॉक्टर से हमने वहाँ पर चेकअप करवाया। तो बीपी जैसे चेक किया ना, उन्होंने ना पापा को बोला कि बाबूजी, इनकी जो पल्स है ना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, आप इनको ना हिसार ले चलो और वहाँ पर जा कर के ना अच्छे से इनका चेकअप करवाओ, कभी कोई दिक्कत ना हो जाए। तो जब ये मैंने बातें सुनी ना, तो मैंने सोचा कि भाई पता नहीं क्या चल रहा है भैया, तो मेरा 2-3 महीने से चल रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरा जो सर दर्द है बीपी की वजह से दुखता था, तो 2-3 महीनों से ये तो रेगुलर चल रहा है, फिर तो शायद कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसी टाइम पे मेरे पापा बोले कि भाई कोई गाड़ी गुड़ी करनी है क्या। उस टाइम पर मेरे पास गाड़ी नहीं थी भाई, मेरे पास बाइक ही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं नॉर्मल हूँ, कोई समस्या नहीं है। और अभी जैसे मैंने टैबलेट ली थी पहले, तो सर दर्द भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बाइक से चल पड़ूँगा। 30 किलोमीटर पड़ता है हमारे बरवाला से हिसार। तो भाई मैं और मेरे पापा दोनों हिसार चले गए बाइक से ही। और मेरे मामा जी थे वहाँ पे हिसार में, तो उनके पास हमने कॉल कर दिया था जब बुरवाला से हम चले कि भाई हम आ रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो फैमिली डॉक्टर हैं, डॉक्टर किशन सिंगल है सिंगल हॉस्पिटल में, उनके पास आ जाओ आप। तो हम भाई कटला रामलीला के अंदर ना एक सिंगल हॉस्पिटल है जो कि डायलिसिस यूनिट भी चलाते हैं और एमडी है मेडिसिन के। हम उसके पास चले गए भाई। वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने जैसे मेरा बीपी चेक किया, लेकिन मैंने मेडिसिन ले रखी थी तो थोड़ा डाउन था मेरा बीपी उस टाइम पे, लेकिन प्लस बढ़ी हुई थी। तो उन्होंने ना मेरी ईसीजी निकलवाई। ईसीजी निकलवाने के बाद भाई जैसे ईसीजी के अंदर ना पता नहीं किस कारण से फॉल्ट आया, तो उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा भाई, इनको हार्ट में दिक्कत है। तो उस टाइम पर हम तो यही सोचे कि भाई हार्ट में दिक्कत होने की वजह से बीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन भाई जो लक्षण होने चाहिए हार्ट के वो मेरे को एक भी नहीं थे। तो मैंने ना मेरे पापा को बोला कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ये कोई और समस्या होगी जिसकी वजह से बीपी हाई हुआ है, हार्ट में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और मैं एडमिट नहीं हूँ, मैं एडमिट नहीं होना चाहता। और भाई मैं मेरा ना पूरे चेकअप, मेरी फुल बॉडी चेकअप करवाऊँगा, उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। तो भाई मैं उस दिन घर पे आ गया बिना किसी मेडिसिन को लिए, और दूसरे दिन मैं मेरे भाई को लेकर के ना दोबारा से शहर गया। वहाँ पर जा कर के हमने ना हार्ट का दोबारा से इक्को करवाया, और इक्को के बाद में ये क्लियर हो गया कि हार्ट के अंदर कोई समस्या नहीं है। तो उस टाइम पर जो इक्को करने वाली जो डॉक्टर थी ना, उन्होंने हमें बताया कि भाई एक बार आप अल्ट्रासाउंड करवा करके देख लें। अल्ट्रासाउंड जब करवाया हमने, तो उस टाइम पर यह कन्फर्म हो गया कि भाई मेरे को हार्ट से रिलेटेड समस्या नहीं है, मेरे को किडनियों से रिलेटेड समस्या है। मेरी किडनियों का जो साइज़ है ना वो सिंक हो गया है। उस टाइम पर उस डॉक्टर ने बोला था कि भाई मेरा जो ट्रीटमेंट है ना यहाँ नहीं है, मेरे को ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली या फिर जयपुर जाना पड़ेगा, जो मेरी समस्या है उससे रिलेटेड। तो मैं उस टाइम पर घबरा गया था भाई। और दोस्तों उसके बाद में हम ना अपना रोहतक पीजीआई है वहाँ पर गए हम, और वहाँ पर जैसे नेफ्रो के जो हेड थे डॉक्टर डॉक्टर मान, हम उनसे मिले भाई। उनको हमने सारी समस्या बताई, तो उन्होंने ना एक दिन मेरा पूरा लिया था, पूरे बॉडी के ना सभी तरह के चेकअप उन्होंने किए, और 1 सप्ताह बाद हमें ना दोबारा से बुलाया था भाई। दोबारा से जब हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने उस टाइम पर मेरे को बताया था कि भाई मैंने ना कुछ ऐसी चीज़ खाई है, ऐसी चीज़ खाई है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड था, जिसके कारण मेरी किडनियाँ ख़राब हुई। जो इनका साइज़ है वो छोटा हो चुका है, ये सिंक हो गई है, दोबारा से इनका साइज़ को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। और जो आपको बीपी की समस्या है वो पहले से नहीं थी, किडनी जब आपकी सिंक होना शुरू हुई है ना, उसके बाद से आपको बीपी की समस्या हुई है। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई तो बीपी की वजह से भी तो हो सकती है ये मेरी किडनियाँ ख़राब। जैसे कि मेरे को हिसार में डॉक्टर ने बोला था कि भाई बीपी के कारण आपकी जो किडनियाँ वो सिंक हो गई है। तो उन्होंने उस टाइम पर बोला था कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने जो स्टेरॉइड खाया है उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण आपकी जो किडनियाँ हैं वो सिंक हुई है। और किडनियाँ जब आपकी सिंक हुई है तो उसके बाद में आपका आपका जो बीपी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। और ये जो समस्या है ना, अभी की नहीं है, ये काफ़ी टाइम से आपकी किडनियों में चल रही है। आपका बीपी 1-2 महीने 2-3 महीने से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपकी जो किडनी की समस्या है ना वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है।
आपकी जो किडनी की जो स्टेज है वो थर्ड स्टेज क्रॉस हो चुकी है, फोर्थ स्टेज के अंदर आ चुकी है। और आपके पास ना अभी सिर्फ दो ऑप्शन है। जैसे ही आपका क्रेटिनाइन है 600 6 से ऊपर जाएगा, उसके बाद में या तो आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा या फिर आपको ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके अलावा किसी तरह का कोई भी इसका इलाज नहीं है। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये सोचता था कि भाई मेरी जो किडनियाँ हैं ना, वो बीपी के कारण ख़राब हुई थी। लेकिन जब मैं उन डॉक्टर से मिला, उन्होंने मेरे को अच्छे से बैठा करके अच्छी तरह से समझाया, सारी रिपोर्टें दिखाई, बताई, और जो सीकेडी की जो प्रॉब्लम है वो कितनी लंबी होती है और कैसे आती है, उसके बारे में ना डॉक्टर ने अच्छी तरीके से मेरे को बताया। तो तब जा कर के मेरे को मालूम हुआ कि भाई मेरी किडनी खराब होने के कारण मेरा बीपी इंक्रीज हुआ था। तो अक्सर जो लोग मेरे को ये पूछते हैं ना कि भाई मेरी किडनी कैसे ख़राब हुई, तो मैं अक्सर उनको यही बोलता हूँ कि भाई मेरे बीपी के कारण मेरी किडनियाँ ख़राब हुई थी। मेरा बीपी ना बहुत ज़्यादा हाई रहता था, जिसके कारण ना मेरी धीरे धीरे करके किडनियाँ ख़राब हो गई। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक्चुअल जो सच्चाई है ना, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताई है कि भाई पहले मेरी किडनी ख़राब हुई और उसके बाद में धीरे धीरे करके ना, जब किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई ना, तो उसके बाद में मेरा जो बीपी है ना, वो इंक्रीज रहना शुरू हो गया था। तो दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो भाई कमेंट से ज़रूर करें, और मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। और जल्द ही एक नए एक्सपीरियंस के साथ एक नए टॉपिक को लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।